So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is 4th of February 2023. आज तारीख है 4 फरवरी 2023 एंड दिस इज़ द वीकली एनालिसिस प्रोग्राम ऑफ दिस FinTube चैनल. सो इस वीकली एनालिसिस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि आज 4 तारीख जो सैटरडे, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू इन योर वीकेंड्स and hope you are also learning and you are also enjoying and also learning some new things in this video in this weekend. So चलिए देखते हैं कि मार्केट का मूवमेंट किस तरह से हो सकता है. हमने अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी को लिया है, अवर मोस्ट फेवरेट इंडेक्स स्पेशली वेयर वी ट्रेड मोस्टली. और इसके बाद जो हमने अभी लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो 2008 के जो पीक था, 2008 का पीक से लेके और 2020 के कोरोना के डिप से हमने जो ट्रेंड लाइन खींच रखी थी, मार्केट इज़ स्टिल रेंजिंग इन बिटवीन दिस रेंज. और अब इसके बाद हम चलते हैं 1 मिनट के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हम इसी रेंज के बीच में ही दिखेंगे. और अभी आप मार्केट में बहुत बड़ा अपहीविल देख रहे हैं ड्यू टू द अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग, जो एक काफ़ी गहमा गहमी चल रही है मार्केट में. इवन इस खबर की अडानी और हिंडनबर्ग में जो वॉर छिड़ी है, एक तरह से वॉर ऑफ वर्ड्स एंड हु इज़ राइट एंड हु इज़ नॉट, वो काफ़ी इंटेंस है और उसका कुछ पॉलिटिकल इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है. अगर आप देखेंगे तो जो बजट डे में था उस दिन भी काफ़ी वो आवाज़ें उठाई गई कि हाँ अडानी के बारे में बोलिए. और इसके बाद भी अडानी के बारे में या फिर अडानी ग्रुप्स के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में जानने के लिए जेपीसी की मांग की जा रही है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की. आपको याद होगा कि इस तरह की जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी कई बार बैठाई जा चुकी है, स्पेशली इन हर्षद मेहता केस. और हर्षद मेहता केस में इस तरह की जेपीसी बैठाई गई थी और उस तरह की फिर से मांगें उठने लगी हैं. देखना ये होगा कि अभी चूँकि प्रो गवर्नमेंट है ग्रुप, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूँकि पॉसिबिलिटी आ रही हैं तो अगर ऐसा होता है, हालांकि वी होप कि ऐसा ना हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अल्टीमेटली हैम्पर आवर इकोनॉमी. अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं तो ये हमारी इकोनॉमी को हैम्पर करेगा. और दूसरी तरफ मेनली वो लोग जिन्होंने इस तरह से, अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो वो लोग इफ़ेक्ट नहीं होते हैं इन चीज़ों से जितने की इकोनॉमी या फिर कॉमन मैन होता है, राइट. वो लोग तो किसी ना किसी तरीके से निकल जाते हैं. तो अभी के लेवल पे अगर आप कल के अडानी ग्रुप्स के प्राइसेस देखेंगे तो काफ़ी एस्टॉनिशिंग होगा. और जो डेवलपमेंट्स थे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. आपको याद होगा बोरिस जॉनसन का नाम, बोरिस जॉनसन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के पिछले प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं बोरिस जॉनसन, उनके भाई साहब, छोटे भाई साहब, ही वॉज वर्किंग एज अ CEO, नॉन एग्जीक्यूटिव CEO इन अ फर्म, इन्वेस्टमेंट फर्म विच वर्क्स फॉर अडानी ग्रुप. और ये फर्म बेसिकली ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है या फिर ब्रिटेन से काम करती है, बट दैट ऑपरेट्स थ्रू मॉरिशस रूट. तो मॉरिशस रूट के थ्रू इस तरह की फर्म्स जो कि अडानी ग्रुप्स के लिए फंडिंग और फंड रेजिंग की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं दुनिया भर में, इस तरह की उनकी मुहिम चला के या उनकी मार्केटिंग करके. और फंड रेजिंग कंपनी है, दैट इज़ एन एंटिटी ऑफ अडानी ग्रुप. उन्होंने जो बोरिस जॉनसन के भाई साहब हैं, उन्होंने अभी उसमें हाल फिलहाल में रेजिग्नेशन दिया. और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनका जो रेजिग्नेशन है वो FPO जब इन्होंने वापस लिया अडानी ग्रुप ने, और उस FPO को वापस लेने के बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दिया. शायद उन्हें कुछ मालूम हो अंदर की खबरें जो वो शायद बताना चाहते हो या ना बताना चाहते हो, लेकिन उनका जो रीज़न ऑफ गिविंग द रेजिग्नेशन इज़ दैट what he says that I have not that much capability to understand the technical
and more financial intensities whatever the group requires. That's why I am resigning from this group. कि इस ग्रुप से या अडानी ग्रुप में जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है, आई डू नॉट पॉजेस दैट, मैं उसको पूरा नहीं करता हूँ, और दैट्स वाई आई एम रिजाइनिंग फॉर दिस पोस्ट. ऐसा उन्हें पहले नहीं आया याद, और उन्हें 7-8 महीने या साल भर से ज़्यादा हो गए इस ग्रुप में काम करते हुए, जब ये FPO वापस लिया गया, और तभी उन्हें इस बात की याद आई कि हाँ ये दैट ही डज नॉट ही डजंट डिजर्व दैट पोस्ट. चलिए, इसके अलावा FPO जो वापस लिया गया, देखिए उसके पहले भी हमने चर्चा की थी अपने लाइव फेस टू फेस वीडियो में कि FPO वापस लिया गया, और एक FPO की रिक्वायरमेंट थी लगभग 20,000 करोड़ की. 20,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि FPO लगभग सब्सक्राइब हो जाएगा. जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई तो काफ़ी क्वेश्चंस उठने लगे, काफ़ी प्रश्न उठने लगे कि हाँ ये सब्सक्राइब होगा कि नहीं. फिर इसके बाद आते हैं हमारे इंडियन टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स, अंबानी जी एंड ऑल्सो सुनील भारती मित्तल. they have subscribed this Adani, and they have kind of they wanted to bail out this group. एक तरह से हो सकता है कि हमारे सो कॉल्ड या फिर इस ग्रुप के सो कॉल्ड जो भी पॉलिटिकल फेवर्स हैं उनके द्वारा इन लोगों पे या इन इंडस्ट्रियलिस्ट पे को ये डायरेक्शन दिया गया हो कि दैट यू शुड सब्सक्राइब दिस इशू, और इन लोगों ने अपने कंपनी अकाउंट से इसको सब्सक्राइब ना करके अपने पर्सनल अकाउंट से इस FPO को सब्सक्राइब किया, और फिर अल्टीमेटली अडानी ग्रुप ने इस FPO को कैंसिल भी कर दिया, क्योंकि दे सम हाउ वांट टू सेव देयर क्रेडिबिलिटी. और ये क्रेडिबिलिटी अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि उन्हें कम से कम अभी काफ़ी उनकी मटिया पलीद हो चुकी है, और अपने दोस्तों के बीच में बदनामी ना हो, इसको बचाने के लिए उन्होंने FPO को वापस कर दिया. और इसके पीछे रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि अगर 3,000 का FPO आता है और मार्केट में फ्री फ्लोटिंग मार्केट में उनके शेयर्स अभी जो एट प्रेजेंट तो 1500-1600 के आसपास जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, 1500-1600 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वो लगभग आखिर कोई क्यों इन प्राइसेस पे खरीदेगा इफ़ समथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस 1500 एंड 1700 काइंड ऑफ प्राइसेस. ये हो गई एक बात. अपने दोस्तों में जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनमें अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए FPO वापस लिया गया, राइट. दूसरी चीज़ है, ये कहते हैं कि दिस इज़ एन अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म एंड इंडियन इंडस्ट्री. तो देखिए, इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन डेमोक्रेसी इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि एक 5 एम्प्लॉयज़ की कंपनी उसे हिला देगी, राइट. अगर ऐसा है तो फिर हमें फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर हम इतने कमज़ोर हैं कि 5 एम्प्लॉय की कंपनी एक 30,000 एम्प्लॉयज़ की कंपनी को प्लस द वन हु इज़ स्टैंडिंग सेकेंड ऑन वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट, इन लोगों को हिलाने के लिए एक सिर्फ 5 एम्प्लॉयज़ की कंपनी एनफ होगी इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन इंडस्ट्री पे अटैक करने के लिए. तो ऐसा उनका स्टेटमेंट, उनका ये जो आड़ लेना है देशभक्ति का, ये भी बहुत ज़्यादा वैलिड रीज़न नहीं है. उन्होंने मुझे जहाँ तक याद है कि लगभग 160 पेज का हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट दी, और अडानी ग्रुप ने लगभग 400-450 पेजेस की अपना रिप्लाई दिया था. लोग सोच रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों का सोचना था कि अडानी के अपने रिप्लाई से काफ़ी कुछ रिलीफ आएगा, बट उसके रिप्लाई के बाद भी कोई रिलीफ, मेजर रिलीफ दिखता हुआ आता हुआ नज़र नहीं आया, राइट. तो देखिए, रिलीफ तो तब नज़र आएगा जब प्राइसेस पूरी तरह से प्राइस इन ना हो जाए. जब तक ये, अगर आपने
बेंजामिन ग्राहम की जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, अगर उसमें आपने कभी पढ़ा हो कि प्राइसेस ऑटोमेटिकली अपने मेन वैल्यू पे आ जाएंगे और तब तक गिरेंगे जब तक कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, एग्जैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं आ जाती, राइट। हालांकि थोड़ी सी प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे, लेकिन ये मैं काफ़ी टेक्निकल जा रहा हूँ। अगर आपको देखना हो या फिर समझना हो कि व्हाट आर द इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टॉक, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई कैन कवर दिस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक ऑल्सो इन हिंदी स्पेशली। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो S&P ने डाउनग्रेड कर दिया है, S&P की जो डाउ लिस्टिंग है उससे भी बाहर कर दिया है। क्रेडिट स्यूज बैंक ने इनके जो बॉन्ड्स हैं उसको कूड़ा कचरा बना दिया, मतलब कूड़ा के एक, they have said that this bond is like a garbage and they are not going to give any credit on this bond, right। क्रेडिट स्यूज ने मना कर दिया। इसके अलावा आपके सिटी बैंक ने भी इसी तरह से मना कर दिया है। और इसके साथ साथ अगर आप डेवलपमेंट्स देखेंगे तो आरबीआई ने तो पूछा ही था बैंकों से कि उनका एक्सपोजर कितना है इस बैंक में, इस ग्रुप में। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है और दे आर स्टिल सेइंग दैट दे आर इन द एम्बिट ऑफ आरबीआईज रेगुलेशन। और सबसे ज़्यादा जो चूना लगेगा, अगर लगेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का चूना लगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा और बहुत बुरी तरह से कॉमन मैन का पैसा या फिर जो इंडियन इकोनॉमी का पैसा है, इंडियन गवर्नमेंट का पैसा है, वो हैम्पर होगा और हमारी जो ग्लोबल रेप्यूटेशन है उस पर भी कहीं ना कहीं दाग लगेगा अगर इस तरह के इंसिडेंट साफ साफ नज़र आते हैं तो। लेकिन अभी की जो कंडीशन है, अगर आप इनके प्राइसेस, शेयर प्राइसेस देखेंगे, लेट मी फेच आउट द शेयर प्राइसेस ऑफ अडानी ग्रुप्स, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी आपको। ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द 7 लिस्टेड कंपनीज ऑफ अडानी ग्रुप। बट आउट ऑफ दीज 7 कंपनीज, उनके एफएनओ में यानी कि फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस में जिसमें ट्रेड होता है, उसमें एक फ्लैगशिप कंपनी है उनकी अडानी पोर्ट्स और दूसरी फ्लैगशिप कंपनी है उनकी अडानी एंटरप्राइज। सो दीज टू कंपनीज आर ओनली द फ्लैगशिप कंपनी विच इज़ ट्रेडेड इनटू द एफएनओ सेगमेंट। कल क्या हुआ, कल यानी कि 3 फरवरी के दिन अडानी एंटरप्राइज जो उनकी मेन फ्लैगशिप कंपनी है, उसके प्राइसेस 21-2200 से, यानी कि 2 फरवरी को 21-2200 से सीधे 1600 पे आ गए। और उसके बाद जब सर्किट लगने लगा तो 30 से 35% तक का, रिमेंबर द वर्ड, 30 to 35% तक का सर्किट लगना यहाँ पे शुरू हो गया था। ये आप फॉल देख रहे होंगे। अगर मैं आपको इंट्राडे या फिर डेली बेसिस पे, डेली कैंडल्स पे दिखाऊं, ये आप देखिए। लास्टली इसने जो लो लगाया था 1017 के आसपास का लो लगाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1017 का लो लगाया था। और फिर अब आप सोचिए कि जो 20,000 करोड़ का एफपीओ या जो पैसा लौटाया गया होगा वो कहाँ रूट हुआ होगा। वो पैसा कुछ यहीं पे रूट हुआ होगा। अगर देखिए, दिस इज़ माई एजम्पशन, ये मेरा एजम्पशन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट स्टिल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो पैसा यहीं पे लगा। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ अगर आप 3,000 रुपए के एफ पे ले आ रहे हैं, अपने दोस्तों से ये कह रहे हैं कि 3,000 का मेरा एफ खरीद लो, बट दैट इज़ ऑलरेडी ट्रेडिंग, that thing is already being traded on 1,700 or 1,500 or even 1,000 rupees. So why would anyone will invest in your company? So उस क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए एफपीओ वापस किया गया और री रूटिंग, उसी 20,000 करोड़ की री रूटिंग यहाँ पे कराई गई। अब देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि एफपीओ वापस किया गया। फ्रेंड्स ने जो 20,000 करोड़ थे, ना तो 2,200 पे लिए, ना तो 2,000 पे लिए, ना तो 1,700 पे लिए, ना 1,500 पे लिए। 20,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़ जो होता है वो लगभग 1,000 रुपये के आसपास होना शुरू होता है। अब देखना होगा कि ये इन्फ्यूज़ कितना होता है, प्लस ये जो 20,000 करोड़ रुपए का जो
FPO वापस किया गया, इसका वापस करने का एक और रीज़न ये हो सकता था या फिर है कि आई एम नॉट श्योर बट स्टिल दिस इज़ माई एजम्पशन, अडानी ग्रुप्स की जो मेजर प्रमोटर होल्डिंग है अडानी ग्रुप्स में, टोटल अडानी ग्रुप्स में, मैं सिर्फ अडानी इंटरप्राइज की बात नहीं कर रहा हूँ, 71 to 72 % के आसपास ये प्रमोटर्स होल्डिंग है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है वो लगभग 15 से 17% के आसपास है। तो रिटेलर्स के लिए, जो मेजर रिटेलर्स के लिए फ्री फ्लोटिंग जो उनके स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड है वो बहुत कम है। तो इस तरह की फ्री फ्लोटिंग जो होती है 7 to 9 एंड द रिमेनिंग इज़ 8, तो लगभग 15 से 12% के आसपास या 16% के आसपास इनकी फ्री फ्लोटिंग शेयर्स हैं मार्केट में। इस तरह की अगर स्ट्रक्चर कंपनी में होते हैं तो मार्केट प्राइस जो स्टॉक प्राइस है उनको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है, और कोई भी बड़ा ग्रुप इस तरह की या फिर वो ग्रुप खुद भी अपने स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकता है अगर बाहर के तौर पे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मॉरिशस, सिंगापुर या फिर केमन आइलैंड्स या फिर जो जहाँ पे काम कर रहे थे बोरिस जॉनसन के भाई साहब, तो इस तरह से रीरूटिंग की जा सकती है अपने ही पैसों की अपनी ही कंपनी में, टू शो दैट FIIs and even foreign investors are interested into this company, looking at the growth of this company. ये हो गई मेन बात। अगर ये लोग FPO लेके आते तो फ्री फ्लोटिंग और ज़्यादा बढ़ जाती। सबसे पहली बात, फ्री फ्लोटिंग ज़्यादा बढ़ जाती जो कि 17 से 18% के आसपास हो जाती। और इस फ्री फ्लोटिंग का रीज़न ये भी एक रिज़ल्ट ये भी होता कि शायद जो शॉर्ट की पोजीशंस बन रही थी वो और भी तेज़ हो जाती, लोग और भी तेज़ी से बेचना शुरू कर देते क्योंकि मार्केट में उस तरह की लिक्विडिटी ये 17-18% की बढ़ जाती। तो ये भी एक रीज़न था जो FPO को वापस लिया गया। बहुत सारे रीज़न्स आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी वी आर स्टिल होपफुल कि ये ग्रुप किसी तरह से रिवाइव करेगा। इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उन्हें बिल्कुल साफ तौर पे सामने आना चाहिए एंड दे शुड से इन अ सिंगल स्टेटमेंट दैट दे हैव चेक्ड द बुक ऑफ दिस ग्रुप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो भी ऑडिट करके हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उनको सिर्फ एक स्टेटमेंट कहने में कोई भी हर्ज नहीं आना चाहिए कि हाँ एवरीथिंग इज़ फेयर एंड फाइन इन दिस ग्रुप एंड people will again start buying from these levels, right? So अगर ऐसा है तो मुझे अब यही डाउट होता है कि कोई भी 5 एम्प्लॉय की कंपनी किसी ग्रुप के शेयर प्राइसेस को 60 to 65% तक हैम्पर नहीं कर सकती है। और इस तरह की हैम्परिंग, हाँ, लास्ट टाइम सुचिता दलाल मैम ने भी इस पे पॉइंट आउट किया था, और उस टाइम भी शायद आई थिंक 10 to 12% एक डिप आया था लेकिन फिर से वहाँ पे मार्केट उसको रिवाइव कर गया। आई थिंक दिस वाज अराउंड दिस डिप, यस, सो दिस इज़ नॉट दैट, यस दिस वन आई होप 2022 में। तो स्टिल आई डू नॉट रिमेंबर व्हेन, बट एक बार पॉइंट आउट किया था। तो अभी चलते हैं हम अपने स्पेशल इस एपिसोड को बंद करते हैं कि आज हमारा वीकली एनालिसिस है। तो मेरी ये यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस ग्रुप इन वेदर इन शॉर्टिंग और इन लॉन्ग। आपका हाथ जल सकता है तो ज़बरदस्ती, देयर आर 5,000 listed companies, almost more than 5,000 listed companies in the stock market. Go and search the opportunities there. Don't try to be hero here or over smart here because market सबकी लेता है। और यहाँ पे ट्राई करने अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें, और बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा। चलिए चलते हैं एक बार फिर से बैंक निफ्टी के अपने चार्ट पे, वीकली चार्ट के एनालिसिस हम करते हैं। इसके बाद निफ्टी देखेंगे। हमारा जो वीकली, अगर एक बार हम वीकली चार्ट पे जाएंगे
तो वीकली चार्ट कुछ इस तरह से बनता है हमारा। बैंक निफ्टी लास्ट एक अच्छा खासा रीबाउंड हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम से हम गिर रहे हैं। आई थिंक हमारा जो हाई था 44,151 का हाई था, और वहाँ से हम गिरे हैं। हमने जो लो लगाया है 39,419 का, ये ग्रीन लाइन काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है, विच कम्स अराउंड 38,600 एंड 600 के आसपास वीकली बेसिस पे है, रिमेंबर द थिंग। बट चलिए एक बार हम डेली कैंडल्स पे आते हैं। तो ये रही हमारी बैंक निफ्टी की डेली कैंडल्स, और डेली कैंडल्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम पहले ये एक सपोर्ट हमने खींच रखा था, मार्केट ने फिर से वहीं से सपोर्ट लेके वापस रीबाउंड किया है। तो अभी के लिए हम इस सपोर्ट लाइन को खींच के नीचे लाते हैं, और दिस 39,500 इज द मेजर सपोर्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। 39,500 इज द मेजर सपोर्ट लेवल, 600 to 500 लेवल, राइट। अपर लेवल पे ये सारे लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 42,000 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस, सो इसको मेजर रेजिस्टेंस के रूप में मार्क कर लेंगे ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो 42,230 का जो मेजर लेवल है, हालांकि उससे पहले हमारे पास 42,000 का राउंड फिगर लेवल आएगा, जो कि हमें क्रॉस करना होगा, और इसको अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो इसके बाद हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस लेवल करीब ये होंगे 42,950 और 42,800। चलिए इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मीन्स लगभग आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट कंडीशंस कुछ इस तरह से बनती है। आपको एक हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न की जो मेन एरिया होता है, जिसको हम मेन एरिया कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न का, जहाँ से हमें बुलिश जाना चाहिए, वो करीब रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही आता है, विच कम्स अराउंड 42,000 के आसपास, राइट। तो 42,000 के आसपास फिर से एक रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं, और अभी के लिए, और अगर यहाँ पे हम सस्टेन करना शुरू करते हैं तब हम बहुत तेज़ी से 42,800 के आसपास और इवन 43,000 तक के आसपास जा सकते हैं। ये हो गया हमारा आवरली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। लेकिन मार्केट कंडीशंस आपको देखनी होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ से एक हैमर कैंडल भी दिख रही है आपको, जो कि आई थिंक 1 फरवरी के आसपास की है कैंडल ये। और ये कैंडल जो है काफ़ी बेयरिश थी, इसके बाद हमने बहुत बड़ा फॉल देखा था। तो अभी ये गैप फिल कर सकता है, हालांकि शॉर्टर टाइम के लिए, और मार्केट को कन्विंसिंगली 41,600 के ऊपर 15 मिनट अगर क्लोज करना शुरू करता है आने वाले जो मंडे है उस वहाँ पे, तभी हम ये 41,900 एंड 950 के आसपास या फिर 42,000 के आसपास राउंड फिगर के आसपास पहुँच सकते हैं। डाउन साइड में हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जो बन के आएगा वो करीब 40,800 के आसपास। I'm being unable to drag this. I do not know what are the technical issues, but let me drag it from here. So 41,800, I think we are trading on around 41,500। तो 41,000 तो सबसे पहले हमारा जो राउंड फिगर लेवल है वो ही हमारा सबसे मेजर सपोर्ट एरिया होगा, राइट। 41,000 इज द मेजर सपोर्ट एरिया, इमीडिएट मेजर सपोर्ट एरिया फॉर अस। इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तभी हम किसी तरह से नीचे जाएंगे, और विच कम्स अराउंड 40,000 फर्स्ट एंड देन 39,500।
So these are the major support and resistance level on bank nifty. Let us quickly discuss about nifty thing. So let me save this first and move towards nifty. निफ्टी में आप एक ये लाइन देख रहे होंगे, ये हमारे लिए डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है, आवरली टाइम फ्रेम है ये हमारा, और आवरली टाइम फ्रेम पे ही चलिए इसको क्यों ना डिस्कस कर लें। सबसे पहले ये जितनी भी लाइन्स है उसको हम डिलीट कर लेते हैं, क्यों ना एक एक करके डिलीट करें सो दैट वी कैन हैव सम लाइन्स। यस, आई थिंक इट्स गुड। सो हमारे लिए डब्ल्यू पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट होगा, इसको ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमें ऊपर जाना है। तो ये जो रेजिस्टेंस है 18,000 का, मैं पहले से ही कहता चला आ रहा हूँ कि 18,000 के ऊपर ही अगर क्लोज होते हैं डेली बेसिस पे तभी हम बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज वी मे सी सम मोर ब्लड बाथ इनटू द मार्केट, राइट। तो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन 18,000 का है, ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है। मेजर सपोर्ट जोन जो आता है निकल के 17,500 से 17,600 तक का आता है। चलिए इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे क्विकली एंड विल क्लोज दिस, बिकॉज अडानी के चक्कर में आज ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो एक बार चलते हैं हमारे रेक्टेंगल फॉर्म पे, और ये है हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन विच कम्स अराउंड 18,000। राइट, मेजर रेजिस्टेंस जोन हमारा ये हो गया। इसके बाद हम आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग, सो 18,000 इज द मेजर रेजिस्टेंस जोन। थोड़ा सा इसको और हम ऊपर कर सकते हैं, बट दिस इज ओके आई थिंक। यस, 17,980 और 18,000 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस जोन। मेजर सपोर्ट जोन की अगर आप चर्चा करेंगे तो मेजर सपोर्ट जोन आता है हमारे पास 17,500 के आसपास। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं वी कैन अगेन गो डाउन साइड, बट यहाँ से आप हमेशा बार बार बाइंग देख रहे हैं, काफ़ी विक्स जो हैं यहाँ से उठ के आती हैं, तो ये बाइंग्स काफ़ी अच्छी हैं डाउन साइड के लिए। डब्ल्यू पैटर्न भी अभी अप साइड के लिए शो कर रहा है अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो। इस तरह से अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पूछेंगे तो ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल विच कम्स विद द ग्रीन। यहाँ पे आने के बाद हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद हल्की सी सेलिंग। अगर किसी भी इंट्राडे लेवल पे कोई भी तरह की बेयरिश एनगल्फिंग या फिर बेयरिश हैमर कैंडल बनती है तो वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं इजीली। अगर किसी भी तरह की बेयरिश हैमर कैंडल और बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है 15 मिनट पे, यहाँ पे बहुत आसानी से आप शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 17,800 फर्स्ट एंड देन 17,600 and 500 levels. So these are the support and resistance, major support and resistance for Nifty and Bank Nifty. आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। If you are learning something from this video, also comment. If you are not, you can dislike the video also, and also comment that you are not getting any kind of learning from these videos. That's it for today. Thank you very much.